नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम एडुटेरिया एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं। यह एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को कवर करता है, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से कवर करता है। और हमने जो है इस प्रैक्टिस सेट को हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, जिसमें 4 सेट दिया हुआ है। और हिस्ट्री के भी सेट नंबर 1 को जो है हमने 80 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। और सेट 2 को हम पढ़ रहे हैं, और सेट 2 के भी हमने 69 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया है। आज हम 70 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, तो लास्ट का 10 क्वेश्चन जो है आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन जो है किससे पूछे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भगत सिंह से है। यहाँ से भी जो है क्रांतिकारी जो विचारधारा है, वहाँ से भी एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन क्या है कि भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो पहला कथन सत्य नहीं बल्कि असत्य है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भगत सिंह के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो भगत सिंह के द्वारा की गई है, बट जो है 1924 में नहीं 1928 में की गई है। यहाँ पे डेट सिर्फ गलत दिया हुआ है, बाकी जो है कथन सही है कि दिल्ली में ही की गई है, फिरोज शाह कोटला मैदान में ही किया गया है, बट जो है 1928 में किया गया है। बाकी सब सही है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है कि 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। हत्या की गई भगत सिंह के द्वारा। तो ये कथन भी सही है कि भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा जो है 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स नामक एक पुलिस अफसर पर जो है हमला किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। क्योंकि सैंडर्स के द्वारा जो है लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का काम किया जाता है, तो इसी का ये लोग जो है एक तरह से प्रतिशोध लेने का काम करते हैं, और प्रतिशोध स्वरूप जो है सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है भगत सिंह के द्वारा। तो कथन दूसरा सही है। कथन तीसरा क्या है कि 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है 1929 में जो है असेंबली में बम फेंकने का काम किया जाता है। और केंद्रीय विधान परिषद या फिर असेंबली कहें तो वहाँ पे बम फेंकने का काम जो है किया जाता है। तो ये कथन भी सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। सत्य कथन पूछ रहा था, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 कथन सही है, एक कथन क्या था? गलत है। तो आप भगत सिंह के संबंध में 1-2 पॉइंट को बस याद रखेंगे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जो है गिरफ्तार करके उन पर असेंबली में बम फेंकने, ये जो केंद्रीय विधान परिषद में जो बम फेंका जाता है, तो इस असेंबली में बम फेंकने तथा कुछ अन्य षड्यंत्रों से जोड़ करके उन पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो है मुकदमा चलाया जाता है किन पर? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जो है इन पर मुकदमा चलाया जाता है। और इसी केस के तहत जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी पर मुकदमा चला करके इनको जो है अंतिम में फांसी दे दी जाती है। तो 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी की सजा दी जाती है। इस वजह से 23 मार्च को आपने पढ़ा भी होगा कि शहीद दिवस मनाते हैं। तो 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दी जाती है किनको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। तो तीनों का नाम भी आप याद रखेंगे। भगत सिंह, पहला भगत सिंह है, दूसरे हैं सुखदेव और तीसरे कौन है? राजगुरु। तो इन तीनों को जो है कब फांसी की सजा दी जा रही है? 23 मार्च 1931 को। किस केस के तहत दी जाती है? तो एक तो असेंबली में बम फेंकने, दूसरा जो है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। और जो यहाँ पर 1924 में दिया हुआ था की स्थापना की बात, तो HSRA की स्थापना 1924 में नहीं की जाती है, बल्कि HRA की स्थापना 1924 में की जाती है। और ये HRA क्या है? तो HRA रहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में की जाती है। और इसकी स्थापना में जो शामिल रहते हैं वो सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो है शामिल रहते हैं। तो इसी से मिलता जुलता है। HRA के बाद ये HSRA की स्थापना की जाती है। तो आप HRA को भी याद रखेंगे कि 1924 में स्थापित किया जाता है। और कौन लोग इसमें शामिल रहते हैं? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। तो इतने पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ भी चयन करना है। पहला कथन क्या है राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लाया गया उसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। तो पहला कथन सही है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, यानी प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम जो 1935 लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 लाया गया, इसी भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रयोग करते हुए जो है 1937 में चुनाव करवाया जाता है। और 1937 में जो चुनाव होता है उस चुनाव में जो है 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। तो दूसरा कथन भी क्या है, सत्य है। सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तो आखिर यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता की बात क्यों आई है, तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि जो भारत शासन अधिनियम या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 लाया गया था, इस 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी और द्वैत शासन ये क्या था, तो द्वैत शासन के तहत जो है शासन प्रशासन को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक आरक्षित भाग या आरक्षित विषय, दूसरा जो है हस्तांतरित विषय। ये जो आरक्षित विषय था इस पर प्रशासन जो है गवर्नर और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके माध्यम से चलाया जाता था। वहीं जो हस्तांतरित विषय था इस पर प्रशासन जो है गवर्नर द्वारा जो विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी कुछ मंत्री थे उनके सहयोग से चलाया जाता था। तो दोनों ही जगह हम देख रहे हैं कि गवर्नर का बहुत ही ज़्यादा जो है शासन प्रशासन में हस्तक्षेप है। तो इसी हस्तक्षेप को कम करने का काम किया गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, और प्रांतों को जो है प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, यानी स्वतंत्रता दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई। और जो है प्रांत में जो द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 में लागू की गई थी इसको समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन इस तरह से उल्टा करके भी पूछ सकता है कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कब किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कब किया गया, तो ये जो है भारत शासन अधिनियम तब भी हो जाएगा क्या, 1935। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से जो है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया, या फिर कहें प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, या फिर प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई। तो इतनी चीजों को जो है आप जो है कॉन्सेप्ट के आधार पर याद रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है स्वतंत्र राज्य की मांग कब की गई थी, तो ये 1940 में की गई थी। 1940 में जब लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का होता है, लाहौर अधिवेशन कब होता है, तो 1940 में होता है। और इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है स्वतंत्र राज्य की मांग की जाती है। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मुस्लिम लीग के किस सदस्य के द्वारा की जाती है, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, जो कि 1940 में होता है। और यहीं पर जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मुस्लिम लीग को स्वतंत्र राज्य चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का पाकिस्तान या किसी प्रकार का जो है विभाजन का जिक्र नहीं होता है, लेकिन एक स्वतंत्र राज्य की मांग जो है सबसे पहली बार यही 1940 में जो है ऑफिशियली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ रहा है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। तो हाँ, ये कथन सही है कि सुभाष चंद्र बोस जो है समाजवादी विचार रखने वाले, यानी कि आमूल परिवर्तन चाहने वाले वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। तो पहला कथन क्या है, सत्य है। दूसरा कथन है कि उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो हाँ, INA का नेतृत्व जो है, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। तो कथन दूसरा भी क्या है, सत्य है। सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। यहाँ पर INA की बात आई है, यानी आजाद हिंद फौज की। तो इससे क्वेश्चन एक पूछता है कि आजाद हिंद फौज या फिर INA का विचार, INA की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था। तो कैप्टन
कैप्टन मोहन सिंह के जो है इन्हीं को सबसे पहले ये विचार आया था कि जो है आईएनए जैसी संस्था, आजाद हिंद फौज जैसी संस्था का स्थापना किया जाए और इन्हीं के द्वारा जो है स्थापना किया जाता है। बाद में इस आईएनए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस जो है संभालते हैं और इनके द्वारा जो है काफी कुछ काम किया जाता है। और एक दो पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है एक नारा दिया जाता है मलेशिया में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो बहुत आसान है, सब लोग जानते होंगे, लेकिन कहाँ पे दिया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। तो मलेशिया में दिया जाता है। यही जब आईएनए आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को संबोधित कर रहे होते हैं तो वहीं पर जो है संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ये लाइन कहते हैं, नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस की बात आई है, आईएनए की बात आई है, तो जो है एक दो पॉइंट और याद रखेंगे कि आजाद हिंद फौज के सिपाही जो है बाद में जाकर के 1945 में जो है इनको जो है आत्मसमर्पण करना पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो जब 1945 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो इन पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है मुकदमा चलाया जाता है। तो इस आईएनए के सिपाहियों को बचाने के लिए जो है बचाव पक्ष के वकील में कुछ लोग शामिल रहते हैं। वो क्वेश्चन पूछता है कि आईएनए के सिपाहियों को बचाने के लिए बचाव पक्ष के वकील में कौन कौन लोग शामिल रहते हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो भूला भाई देसाई प्रमुख रूप से जो है वकील रहते हैं और इनका सपोर्ट करने के लिए जो है काटजू और तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू इतने लोग जो है आईएनए आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए जो है, जो उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उनको बचाने के लिए बचाव पक्ष के वकील में ये लोग जो है शामिल रहते हैं। तो ये बीपीएससी बार बार पूछा है, तो इसलिए आप इसको जो है याद रखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है, कब जो है प्रारंभ किया गया है? तो 16 अगस्त 1946 को। डी नंबर आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। और ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है एक तरह से कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है, क्योंकि कैबिनेट मिशन की जो बहुत सारी योजना होती है उससे जो है एक तरह से असंतुष्ट होकर के जो है बाद में मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया जाता है। और इस कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कुछ बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था और इसके सदस्यों में कौन कौन लोग शामिल थे। तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया है। और कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्यीय ये मिशन था, जिसमें कौन कौन लोग थे? तो एक स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे जो है कौन थे? तीसरे पैथिक लॉरेंस। तो इस कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय मिशन था, जिसमें पहले हैं कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर दूसरे और तीसरे पैथिक लॉरेंस, जिसमें कि पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की जाती है। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे, मैं ऐसे याद रखी थी कि कैबिनेट मिशन जो है एक तरह से भारत के लिए काल बनकर आया, CAL। तो C फॉर हो गया क्रिप्स, A फॉर अलेक्जेंडर और L फॉर लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। और इसमें जो लास्ट डिजिट है L जो है लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस जो है इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इस पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की जाती है। तो इतने पॉइंट को आप कैबिनेट मिशन से भी याद रखेंगे। और कैबिनेट मिशन से एक तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाला बनता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो उसके द्वारा क्या क्या प्रोविजन किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है एक तो सबसे पहले बात की जाती है कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। संविधान बनाने के लिए जो है संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा है कि प्रांतों को यहाँ पर 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। प्रांत को 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है, क, ख और ग श्रेणी। और जो पहली श्रेणी होती है उसमें बम्बई और बिहार को रखा जाता है। दूसरे ख श्रेणी में जो है पश्चिम सीमा प्रांत उड़ीसा, पंजाब, यूपी, बिहार इन सब को जो है रखा जाता है। वहीं ग के श्रेणी में जो है असम और बंगाल को रखा जाता है। तो इस तरह से प्रांतों की 3 श्रेणियां इस कैबिनेट मिशन में बनाई जाती है। तो एक बार क्वेश्चन शायद ये भी पूछा था बीपीएससी कि किस मिशन के तहत जो है किस प्रस्ताव के आधार पर जो है प्रांतों को की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर प्रांतों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। तो इतने चीजों को जो है आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है इसने यानी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना की गई, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि इस पुस्तक में यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, दूसरा कथन भी सही है कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो पुस्तक लिखी गई है इसमें शक्ति के विभाजन की बात की गई है। शक्ति के विभाजन की बात कैसे की गई है, तो जो है इसमें सत्ता को बांटा गया है कार्यपालिका, जो अभी भी हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, और तीसरा जो है शक्ति का केंद्र क्या होता है, न्यायपालिका। तो इस तरह से जो है शक्ति का विभाजन किया गया है इस पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, कैसे, कार्यपालिका में, विधायिका में और न्यायपालिका में। तो ये दूसरा कथन भी सत्य है और सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी 4-5 क्वेश्चन है वो क्लास 9th का जो हिस्ट्री है उससे पूछा हुआ है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में है। इसका सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं रहता है, तो हम सिर्फ एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है, 1991 की संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। तो पहला कथन क्या है, सत्य है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने जो है 1791 के संविधान के द्वारा जो है कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। दूसरा कथन क्या है कि नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन क्या है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, तो ये कथन गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि वहाँ पर जो व्यवस्था की गई कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष ही जो है सक्रिय नागरिक का दर्जा पा सकेंगे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, और वहीं जो है शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय जो है एक तरह से नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने के लिए जो है असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जो है जरूरी था, तो वो जो है कर देने के लिए योग्य हो तभी वो नागरिक बन सकते थे, और तभी जो है वो वोट देने का भी उनको अधिकार था। तो तीसरा कथन गलत है, सत्य कथन पूछ रहा था, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सत्य है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है, तो हाँ ये जो है कथन सत्य है। दूसरा है कि यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर जो है सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, चूंकि सत्य कथन ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है 78 नंबर कि यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी क्या पूछे हुए, सत्य कथन ही पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन क्या है कि पहला कथन समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, तो पहला कथन सही है कि जो समाजवादी विचारधारा है वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी कि वह संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही स्वरूप है, तो दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि जो समाजवादी यानी कोऑपरेटिव या फिर सामूहिक उद्यम का जो विचार है वो जो है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के समूह से मिलकर बना था जो कि एक समूह बनाते थे और मुनाफे को लेकर के जो है फिर अपने आप में जो है बंटवारा कर लेने का काम करते थे, तो जो कि कहीं ना कहीं जो है एक तरह से सामूहिक उद्यम हम कह सकते हैं, और समाजवाद का ही एक स्वरूप इसमें देखने को मिलता है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है कि मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो ये कथन भी क्या है, सही है कि जो औद्योगिक समाज है वो कैसा समाज है, पूंजीवादी समाज है, पूंजीवाद है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो औद्योगिक समाज है वो अधिक से अधिक मुनाफे की बात करता है, और जहां अधिक से अधिक मुनाफे की बात की जाए वो समाज कैसा होता है, पूंजीवादी समाज होता है। तो तीसरा कथन भी सत्य है। पूछ रहा था यहाँ पे सत्य कथन का चयन करे, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी
1, 2, 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खूनी रविवार, सत्य कथन का चयन करना। पहला कथन क्या है कि यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोधी प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। तो ये घटना जो है खूनी रविवार 1905 के आसपास घटी है, जब मजदूरों का एक दल जो है जार के महल, यानी रूस का जो उस समय राजा था, उसको जार कहते थे, तो उसके महल के सामने जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि 1917 ने 1905 के आसपास की घटना है, तो पहला कथन असत्य है, गलत है। दूसरा कथन क्या है कि मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। तो दूसरा कथन सत्य है कि ये जो खूनी रविवार की जो घटना घटी है, ये जो है मजदूरों से संबंधित है। मजदूर जो है का एक तो अपना जो काम करने का घंटा है उसको घटाने की बात कह रहे थे, वेतन वृद्धि की बात कर रहे थे, कार्य स्थिति में जो है सुधार की मांग कर रहे थे। और इसी बीच में जो है उनकी एक तरह से मांग करते हुए जब वहां पर वो पहुंचते हैं जार महल में, तो यहीं पर पुलिस के द्वारा जो है हमला कर दिया जाता है और उस हमले में बहुत सारे मजदूर जो है मारे जाते हैं। लगभग 100 से ज्यादा मजदूर मारे जाते हैं और 300 लगभग घायल होते हैं। तो इतिहास में इस घटना को जो खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। और ये घटना जो 1905 के आसपास की है। तो पहला कथन गलत हो गया, दूसरा कथन सत्य है और सत्य कथन पूछ रहा था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी। तो जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए जो अमेरिकी सरकार के द्वारा योजना बनाई गई वो डॉब्स योजना थी। बी नंबर आंसर हो जाएगा कि उस समय जो है जर्मनी मुद्रास्फीति का जो है एक तरह से सामना कर रहा था, तो उस मुद्रास्फीति से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार के द्वारा डॉब्स योजना बनाई जाती है। तो विश्व इतिहास उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप जो है बस एक एक नजर देख लेंगे। और पहले का जो 4-5 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट था, तब उसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर हम अगले वीडियो के साथ जो आते हैं, जो सेट नंबर 3 है हिस्ट्री, उससे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।